Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. Hi everyone, this is Sadagat Ali, Senior Faculty of English, Aligarh Coaching Center. Today we are going to study a very important topic, that is sentence arrangement. Okay, this topic is very important for MBA entrance, B.Ed entrance, Bank PO, SSC, etc. Okay, let's try to understand what is sentence arrangement. Okay, if you go through the questions paper of MBA, B.Ed, Bank PO, SSC, etc., you can find 3 or 4 questions every year. हर साल 3-4 क्वेश्चंस हर कंपटीशन में इस टॉपिक पे बेस्ड पूछे जाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट. ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट जानने से पहले सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, बेसिकली जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में नॉर्मली मैं 2 टाइप के सेंटेंसेस को कवर कराता हूँ, डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव. ठीक है ना. तो ये डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट. हमने इसको पढ़ा है. जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको ये पता होगा. ये स्ट्रक्चर सारे टेंसेस में हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके, इन ऑल 12 टेंसेस दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड एक्सेप्ट 2, दैट 2 आर प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होता है. ओके, तो ये डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर है और ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से. अब इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं. पहला स्ट्रक्चर ये है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर यहीं पर WH वर्ड ऐड हो जाता है और ये स्ट्रक्चर एज इट इज मीन्स WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस का. ठीक है ना. अब ये बताने का मकसद ये था कि हम सेंटेंस को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में या मिसअरेंज्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते. सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है. ओके, सिंटैक्स एक स्टडी होती है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस का. सिंटैक्स लिंग्विस्टिक्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है. तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. अब इस टॉपिक में हम पढ़ते क्या हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. जब हम बात करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट की तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है. नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है. और जब हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं इसको तो यहाँ पे हम अगर आते हैं सब्जेक्ट, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर. ठीक है ना. तो ये स्ट्रक्चर तो हमें जहन में रखना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है. लेकिन यहाँ पे शायद ये टर्म पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, ये देखने को मिल रहा होगा, क्वालिफायर. व्हाट डू मीन बाय क्वालिफायर. यहाँ वर्ब के साथ भी क्वालिफायर है, ऑब्जेक्ट के साथ भी यहाँ क्वालिफायर है. ओके, तो सबसे पहले हम ये इसको समझ लेते हैं. क्वालिफायर, क्वालिफायर मीन्स एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है ना. अगर ये क्वालिफायर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है या अटैच्ड है, दैट मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ओके सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये प्रोनाउन भी हो सकता है. अब यहाँ आते हैं वर्ब पे. ठीक है ना. हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ में मिस किया हुआ क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ब. तो वर्ब का क्वालिफायर क्या होगा. वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब हो सकता है. ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्वालिफायर क्या होगा. ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट, उसको हम क्वालिफायर कहते हैं. तो सबके अलग अलग क्वालिफायर्स हैं. ओके, सब्जेक्ट का अलग क्वालिफायर होगा, वर्ब का अलग क्वालिफायर होगा, ऑब्जेक्ट का अलग क्वालिफायर होगा. ठीक है. और फिर हमें क्या करना है कि एक सिंक्रोनाइज्ड मीनिंगफुल सेंस में इस सेंटेंस को अरेंज करना है. ठीक है ना. अब ये सेंटेंस अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं इसके बाद हम लोग ये अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट्स आर देयर. ओके, द फर्स्ट वन इज दिस वन, टाइप 1.
ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लू वर्ड नहीं है। ऑल द 4 segments और 5 segments okay are given in distorted forms, disarranged forms, and you have to arrange them into a meaningful sentence। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें कोई भी सेंटेंस हो जो 4 या 5 segments में डिवाइडेड होता है। अब जैसे A B C D, ये हमने ये अज्यूम किया कि 4 segments में ही ये डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। टिपिकल इसलिए होता है कि अभी हमें यहाँ पता नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या होगा, थर्ड क्या होगा, लास्ट वन क्या होगा। ओके, तो यहाँ सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हमें फाइंड करना होता है वेयर टू स्टार्ट द सेंटेंस। सेंटेंस का पहला पार्ट क्या होगा, और ये यहाँ पे ये ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमें देखनी होती है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में होगा ओके तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, अगर पैसिव वॉइस में होगा तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ओके, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस नहीं दिए होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ही दिए होते हैं। ठीक है, अब हमें रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन भी देखने होते हैं, कॉमन एरर्स भी देखने होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स को एसिमिलेट करके ये टॉपिक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, टाइप 1 में हम ये देखते हैं कि ABCD 4 फ्रैगमेंट्स हैं और इन 4 फ्रैगमेंट्स को एसिमिलेट करके जॉइन करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक होता है। सबसे पहला ट्रिक तो ये है इस टाइप के सेंटेंसेस में कि हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद से हम ढूंढते हैं वर्ब, उसके बाद हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर इन चीज़ों को हम इनके बीच में एसिमिलेट करते हैं। ओके, टाइप 1 ये हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट यू कैन डू इट इजीली। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या होता है कि एक पोर्शन दिया हुआ होता है, यहाँ पर अ फ्रेगमेंट इज गिवन हियर and 4 distorted arrangements are there. You have to arrange these parts into a meaningful sentence. Okay? यहाँ पे ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ होता है। अब आपको पता नहीं करना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करें। सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स हैं अगेन यहाँ पे 4 और 5 होंगे। तो शुरुआत यहाँ से करना है जहाँ से ये पहला पार्ट एंड हो रहा है। अब यहाँ से अटैच किसको करेंगे, यहाँ पे A या C या D या B कौन सा आएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ ढूंढना होगा। ओके, हमें यहाँ पता करना होगा कि कौन सा पार्ट अब इसके बाद आएगा। ठीक है, बस ये ख्याल में रखना होगा कि यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है। ओके, टाइप 2 दिस पार्ट इज गिवन and you have to arrange these parts or fragments into a meaningful sentence. That is type 2. ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या होता है, द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट्स आर गिवन and in between these two parts 4 fragments are given. Okay, and your task is to arrange them. ठीक है, ये और भी आसान होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है टाइप 1, उससे थोड़ा सा आसान ये, क्योंकि यहाँ पे अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढना है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप 3 में ये और भी आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट दिया हुआ है। अब जब फर्स्ट और लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि हमें यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ से शुरू करके अटैच करेंगे कि हम कौन सा पार्ट यहाँ इसके बाद लाएं, ए लाएं, बी लाएं, सी लाएं या डी लाएं। ओके, अब यहाँ से कुछ हेल्प तो हमें इस पार्ट से मिलता है, कुछ हेल्प हमें यहाँ इस पार्ट से मिलता है, लास्ट पार्ट से। अब लास्ट पार्ट में जो वर्ड्स हैं यहाँ पर हम ये भी पता करते हैं कि कौन सा पार्ट इसके सेकेंड लास्ट में आ सकता था। अब यहाँ से एक हेल्प हमें मिल जाता है। ओके, और हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है स्ट्रक्चर पे। हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा कि डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है, और इसको हमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लाने के लिए यहाँ पे हमने ये जो लिखा है
इसको माइंड करना है। सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर। ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया और इसके टाइप हो गए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और क्वेश्चन करने के बाद से आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल्स फॉर डूइंग होमवर्क। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर बेस्ड ऑन सेंटेंस अरेंजमेंट। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, टाइप 1 पे बेस्ड पहला क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट्स हैं और ये 6 फ्रेगमेंट्स डिसअरेंज्ड फॉर्म में हैं। इनको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ इसको, द बुक राम रीड्स हरीडली बाय प्रेमचंद हु इज़ द सन ऑफ श्याम विच हैज़ बीन रिटन। ओके, यूजुअली क्या होता है कि 4 या 5 फ्रेगमेंट्स दिए होते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, लेकिन हमने आसान बनाने के लिए यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट्स दिए हैं और इसको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक एसएससी और बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो लेट्स बिगिन। कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, ट्रिक्स हमने समझ लिया, टाइप्स हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसको अप्लाई करने की बारी है। इन सारे नॉलेज को, इन सारे इन्फॉर्मेशन को जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तब जाके हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस। द बुक, ए पार्ट में लिखा हुआ है द बुक राम रीड्स हरीडली बाय प्रेमचंद हु इज द सन ऑफ श्याम विच हैज़ बीन रिटन। अब जब हम इन सारे फ्रेगमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक बात आ जाती है और हमें एक सेंट्रल आइडिया पता चलने लगता है कि किसके बारे में बात हो रही है। यही ट्रिक होता है समझने का कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ और हम उसको अरेंज फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, उसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। बट समहाउ दिस फ्रैगमेंट्स विल गिव अस एन आइडिया कि ये सेंटेंस किसके बारे में है। तो डोंट फॉरगेट द गोल्डन रूल, सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर। ठीक है ना, इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? ओके, द बुक भी सब्जेक्ट हो सकता है, राम भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर हमें उसके बाद पता करना है उनका क्वालिफायर। उनका क्वालिफायर क्या होगा, यानी उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। अगर हम द बुक की बात करें, अगर ये हमारा सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर रीड्स हरीडली है बुक के बारे में, विच हैज़ बीन रिटन ये हो सकता है। और अगर हम राम को ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो राम के क्वालिफायर क्या हो सकते हैं, या राम के बारे में हमारे पास और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम अरेंज कर सके राम के बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सुटेबल सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर राम। तो जब हमने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया राम को, तो राम के लिए हमारे पास क्वालिफायर्स यानी राम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। राम हु इज द सन ऑफ श्याम, ये इसका क्वालिफायर हो सकता है। ठीक है ना, अब सब्जेक्ट की कहानी खत्म होती है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, फर्स्ट फ्रैगमेंट को हमने यहाँ लिख दिया राम। अब इसका क्वालिफायर है हु इज द सन ऑफ श्याम, हु इज द सन ऑफ श्याम, राम हु इज द सन ऑफ श्याम। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, ये सब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट के बाद ये क्वालिफायर हो गया। यहाँ पे ये जो वर्ड हु है ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। ये WH क्वेश्चन का WH हु नहीं है बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे व्हाट, विच, दैट एक्सेट्रा, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। राम हु इज द सन ऑफ श्याम, सब्जेक्ट और क्वालिफायर फिनिश। उसके बाद बारी किसकी आती है? बारी आती है वर्ब की। ओके, वर्ब हमारा यहां पे दिख रहा है, रीड्स हरीडली।
अब यहाँ पे वर्ब और इसका क्वालिफायर दोनों एक ही साथ दिए हुए हैं। रीड्स हरिडली, रीड्स ये क्या है, वर्ब है, हरिडली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं राम हु इज द सन ऑफ श्याम रीड्स हरिडली रीड्स हरिडली। क्या रीड करता है, द बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वो मेन किसको पिक करें, पहले किसको लाएं, वो समझ नहीं पाते हैं। रिमेंबर, कभी भी एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। यहाँ पे हम कंफ्यूज थे कि यहाँ सबसे पहले हम क्या यूज़ करें सब्जेक्ट में, राम या द बुक। ओके, तो यहाँ पे हमने राम को ऑप्ट किया, राम हु इज़ द सन ऑफ श्याम रीड्स हरिडली। यहाँ पे वर्ब और उसके क्वालिफायर फिनिश हो गए। उसके बाद बारी आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट की। राम हु इज द सन ऑफ श्याम रीड्स हरिडली द बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, द बुक। अब ये ऑब्जेक्ट के क्वालिफायर हमें ढूंढना है, द बुक विच हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद। which has been written by प्रेमचंद। ये इसका आंसर है। लुक हियर, अब एक बार क्वेश्चन को आप देखें, एक बार फिर उसके बाद आंसर को देखें। राम हु इज द सन ऑफ श्याम रीड्स हरिडली द बुक विच हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर का। अब मैं इसको ब्रॉडली ऐसे समझा दूं, ये राम सब्जेक्ट है, ये रीड्स वर्ब है, द बुक ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम रीड्स द बुक। अब इसको अगर हम यहाँ पे क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता तो शायद ये फ्रेमिंग नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पे राम हु इज द सन ऑफ श्याम, ये क्वालिफायर है किसका, सब्जेक्ट का। रीड्स हरिडली, ये हरिडली क्वालिफायर है किसका, वर्ब का। द बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, विच हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद, अब ये क्या है, क्वालिफायर। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफायर। ओके, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। 1 मिनट, शायद यहां पे दिख नहीं रहा है, विच हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें नहीं भूलना है, क्वालिफायर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, डिसअरेंज फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने मीनिंगफुल और सेंसफुल सेंटेंस में यहां पे चेंज किया। राम हु इज द सन ऑफ श्याम रीड्स हरिडली द बुक विच हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि बेस्ड है टाइप 3 पे। टाइप 3, शुरू में मैंने बताया था टाइप 3 मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन। अब यहां पर इस क्वेश्चन में द मेन पर्पस, देखिए यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ है, PQRS बीच में है। यहां पे द मेन पर्पस दिस इज गिवन, ही नोज दिस इज गिवन, एंड इन बिटवीन दिस 2 fragments 4 fragments are given, and you have to arrange these 4 fragments so that you can frame a meaningful sentence. Okay? इसको आप अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल सकें। द मेन पर्पस, ठीक है। अभी हमें आंसर नहीं पता है, वी डोंट नो द आंसर, बट फर्स्ट टास्क इज टू रीड द सेगमेंट्स 1 by 1 so that you can get an idea what type of sentence this is and what is the message of this sentence.
द मेन पर्पस, हाउ मच इज टू फाइंड आउट ऑफ दिस टेस्ट ऑफ इंग्लिश. अब लास्ट में दिया हुआ ही नोज. ओके, तो यहां पर एक एक्टिविटी की बात की जा रही है. द मेन पर्पस, किस चीज का पर्पस. एक ट्रिक और भी है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द सब्सिक्वेंट पार्ट और द सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंट, you have to put a question, okay, in the previous part or the previous fragment, what or how. अब देखिए, the main purpose, purpose of what, ये एक ट्रिक हो सकता है. the main purpose, purpose of what, of this test, purpose of this test, what could be the purpose, is to find out what, how much of English he knows. ठीक है. अब यहां पर सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है. यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर स्टेप पे, हर सेगमेंट पे, हर पार्ट पे एक क्वेश्चन अराइज करना है और उस क्वेश्चन का आंसर उसके नेक्स्ट फ्रेगमेंट में छुपा हुआ है. ओके, ये टाइप 3 है. रिमेंबर, ये बहुत सबसे ज़्यादा इजी यही होता है टाइप 3, जिसमें फर्स्ट और लास्ट पार्ट्स दिए हुए होते हैं और ये बीच के जो पार्ट्स हैं उसको हमें अरेंज करना है. द मेन पर्पस, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, the main purpose of this test is to find out how much of English he knows. How much of English he knows. अब ये अरेंजमेंट हो गया है ना. It was type 3 sentence arrangement in which the first and last part is given. Okay, और हमने क्या किया है, इनके बीच में जो फ्रेगमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उनको हमने अरेंज किया है. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इंग्लिश ही नोज. अब एग्जाम में आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं करनी है ऐसे. ओके, कैसे एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे. अब ये हो जाएगा पी क्यू एस आर पी क्यू. ओके, अब इसका एक थर्ड ऑप्शन है आर क्यू पी एस. तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इस पे बेस्ड है. The main purpose of this test is to find out, okay, how much of English he knows. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है. क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब ऐसे आपको फ्रेम करना तो है, रफ में आप फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होगा, तो यही इसका आंसर होगा. एंड दिस वे ऑप्शंस आर गिवन इन द एग्जामिनेशन. एक ऑप्शन और भी कुछ हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइप 2. Third question is based on type 2 and this is your question. Some achievements, this portion is given, remember, some achievements, this portion is given, have made happier and more comfortable of science human life. That means the author wants to say something about the achievements of science or the impacts of science on human beings. Okay, so ये एक आइडिया हम डिराइव कर सकते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फ्रेगमेंट्स और ऑल द पार्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक आसान
कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई कि एक पार्ट जो है, मेन पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अब आपको फाइंड नहीं करना है, पता नहीं करना है कि कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करें। दिस गिवन पार्ट इज सम अचीवमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स? हुज अचीवमेंट्स? ठीक है, ये टाइप 2 है, रिमेंबर, जिसमें सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ होता है, बाकी के 4 पार्ट्स को आपको अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे सम अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ व्हाट? ये सवाल आप कर सकते हैं और आपको जो जवाब मिलेगा वही इसका दूसरा पार्ट होगा। सम अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, ओके, सम अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, ये फिनिश। अब ये सम अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट और क्वालिफायर यहाँ पूरा हो गया। उसके बाद क्या आता है? वर्ब, हैव मेड, ओके, ये वर्ब का पोर्शन यहाँ पर है, हैव मेड, ओके। क्या? ह्यूमन लाइफ हैप्पियर एंड मोर कंफर्टेबल, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं एक बार लिख रहा हूँ फिर से, सम अचीवमेंट्स, जो कि दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन, सम अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, some achievements of science, okay, have made human life happier and more comfortable. Okay, so the right option is R P S Q. This is the right answer. Okay, 4 options will be given in the examination and you have to opt the right one, and this one is the right one. Okay, some achievements of science have made human life happier and more comfortable. Okay, so this is the answer. You need to write it down on a piece of paper, but you have to arrange it your own, okay, and tick it in the answer sheet. That becomes your answer. RPSQ. So we have discussed 3 types of sentence arrangement in these 3 examples. First one is this, where no segment, no part is given. You have to find out the starting point till the end point. This is a bit complicated, but you can do it now. This one, type 3, this one type 2, where the first fragment or the first part is given and you have to arrange the remaining ones. Okay, it's very easy. Now third one, where part 1 and part 2, that means the first fragment and the last fragments are given and you have to arrange the fragments in between. This is again very simple. So this way you can attempt the questions based on sentence arrangements. Okay.